हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 43 4 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, जो कि 12 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट से आपका न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लास्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, इससे नया चैप्टर 5 है ये आपका, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी इस वर्कशीट में आप पढ़ोगे कि जो तत्व हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। आप सब बच्चों ने आवर्त सारणी जो है वो देखी हुई है, और इस जो वर्कशीट है इसमें आप यही पढ़ने वाले हो कि क्या क्या अप्रोच जो है उसके लिए अप्लाई की गई थी, किस तरह से तत्वों को उनके जो वर्गीकरण है वो किया गया था। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। जो भी हमारे तत्व हैं, मिश्रण हैं, हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं वो या तो तत्व की जो फॉर्म है उसमें है, या मिश्रण है, या यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी फॉर्म में रहते हैं। तत्व क्या होते हैं बच्चों? तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जैसे सोडियम है, सोना, मैग्नीशियम। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो तत्व होते हैं उनमें एक ही प्रकार के जो है अणु पाए जाएंगे। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर तत्व जो है उसमें सारे के सारे जो अणु होंगे वो किसके होंगे? वो सोडियम के होंगे। ठीक है, यानी एक ही प्रकार के जो है उसमें जो पदार्थ है उसमें एक ही प्रकार उपस्थित होगी। अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? अभी तक 118 जो है वो तत्व ज्ञात हैं। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बाकी जो है वो मानव निर्मित हैं। ठीक है, टोटल 118 हैं जिनमें से 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि मान लीजिए 118 तत्व जो हैं वो तो अभी ज्ञात हैं, उससे पहले जो है वो इतने तत्व ज्ञात नहीं थे। तो क्या होता है कि इतने सारे तत्वों के जो गुण धर्म हैं उनको याद करना एक साथ वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जब कम मात्रा में तत्व थे तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि आगे भविष्य में और भी तत्व ज्ञात किए जाएंगे। अभी तो कम हैं, उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं, उनके गुण धर्म है, रासायनिक गुण धर्म है, तो वो आसानी से याद कर सकते हैं जब वो कम हैं। लेकिन अगर वो 118 हो गए हैं जैसे, तो इनको याद करना इतना सरल नहीं है, इसलिए उनके वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। जैसे बच्चों, आप किसी शॉप में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप ग्रॉसरी शॉप जो है शॉप है उसमें जाते हो तो आप देखते हो कि सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, जैसे बिस्किट हैं वो अलग से रखे जाएंगे, या अगर नमकीन है वो अलग से रखी जाएंगी, सोप हैं अलग तरह के वो अलग से होंगे, ठीक है, शैम्पूज हैं वो अलग से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ढेर में सारी चीज़ें जो है डाल दी गई हैं, यानी वो वर्गीकृत होती हैं ताकि हम उनको जो शॉप वाले हैं उनको आसानी से ढूंढ सकें, हम उनको आसानी से जो है ढूंढ सकें। ठीक है, यही रीज़न यहाँ पर भी था कि इसीलिए जो है वर्गीकरण की आवश्यकता हुई तत्वों के लिए भी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता में तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। तो उनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनको क्या किया गया? उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्व एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा जो है ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। ठीक है, जैसे जैसे नए तत्व आते गए उनको उसी हिसाब से वर्गीकृत करने का प्रयास जो है वो हमारे वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा किया गया। अब सबसे पहला जो प्रयास था यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे डॉबेराइनर के त्रिक। तो डॉबेराइनर के त्रिक, इसमें क्या हम पढ़ेंगे? देखिए, सन 1817 में, ठीक है, 1817 में डॉबेराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ, ठीक है, ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि जो समान गुण है उनको एक समूह में रख दिया जाए और जो असमान गुण वाले तत्व हैं उनको अलग से समूह में रख दिया जाए। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए
तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें त्रिक कहा गया। यानी डॉबेराइनर ने जो है कितने के समूह बनाए, यहाँ पर 3 तत्वों के समूह जो है वो बनाए और उनको क्या कहा गया, त्रिक कहा गया। ठीक है ना, त्रि का मतलब 3 होता है। अब इस जो हमारी यहाँ पर वर्गीकरण है डॉबेराइनर का, उसके आधार पर क्या था कि उसके परमाणु भार के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के लिए देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी ये एक त्रिक है, ये डॉबेराइनर का जो है दिया गया एक त्रिक है। इसके जो परमाणु द्रव्यमान है क्रमशः वो क्या है, लिथियम का जैसे 6.9 और जो सोडियम है उसका है 23 और पोटेशियम का कितना है 39। अब देखिए जो लिथियम और पोटेशियम है उसके जो परमाणु द्रव्यमान है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान किसका, लिथियम का और पोटेशियम का, ठीक है, उसका औसत जो है वो कितना आता है, उसका औसत निकलता है 22.95। यानी यहाँ से आप कैसे देखेंगे 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 आप कीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो 22.95 अप्रॉक्सीमेट इतना होगा। और जो 22.95 है वो लगभग किसके बराबर है, वो हमारा जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार कितना है 23, तो उसके लगभग है। ठीक है, तो इससे जो डॉबेराइनर का त्रिक है वो यहाँ पर सत्यापित होता है और जो कि लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट इसमें कुछ सीमाएं थी, तो वो सीमाएं क्या थी, इसकी जो लिमिटेशंस थी, ठीक है, डॉबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो सकी। यानी उस समय जितने भी तत्व जो ज्ञात थे उनमें से केवल 3 ही ऐसे त्रिक बने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये इस तरह के जो है केवल 3 ही वो ढूंढ पाए, बाकी जो है वो नहीं इनको इस तरह से व्यवस्थित कर पाए थे। तो ये उनकी एक इस जो है कमी थी, इसलिए ये पद्धति ये सफल नहीं हो सकी। नेक्स्ट जो फिर इसमें आगे पद्धति आई वो थी न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, अष्टक का मतलब क्या होता है, अष्टक का मतलब होता है 8। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, आप यहाँ पर नोट कीजिए बढ़ता परमाणु भार, यानी ये जो पद्धति थी ये भी किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण, ध्यान दीजिए, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो हैं वो पहले तत्व के समान थे। ठीक है, यानी पहला तत्व और 8वां जो तत्व आ रहा था उन दोनों के गुण क्या थे, समान थे। इनकी तुलना किससे की गई, इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई और इसलिए इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए देखिए लिथियम एवं सोडियम जो धातु है उनके गुण समान हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिथियम और सोडियम, तो यहाँ से सा रे इस तरह से संगीत के जो सुर हैं उनसे इसकी तुलना की गई, सा रे गा मा पा धा नी और फिर से क्या आ गया सा और फिर से रे। तो यानी इस तरह से जिसके जो गुण जिससे मिलते थे उसको उस तरह के समूह में रख दिया गया। ठीक है, जैसे लिथियम के जो गुण हैं वो सोडियम से मिलते हैं, इसी तरह सोडियम पोटेशियम के गुण मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो है अष्टक के सिद्धांत यहाँ पर दिया गया। अब इसकी भी कुछ सीमाएं थी बच्चों, इसकी सीमाएं क्या थी, यह नियम केवल कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम कितना है हमारा 20 जिसका परमाणु क्रमांक है, कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्व तक ही लागू होता है। ठीक है, उसके बाद यह नियम लागू नहीं हुआ। नए तत्व के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जो नए तत्व जितने जो और भी खोजे जा रहे थे उनके जो गुण थे वो इस अष्टक पद्धति से के जो नियम था उसके अनुसार मेल नहीं खाते थे। नेक्स्ट क्या है, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको भी एक स्थान पर रख दिया गया। देखिए आप जो है इसमें देख पा रहे हैं 2 तत्व जैसे कोबाल्ट और निकल, इनको एक साथ रख दिया गया। ठीक है, और कोबाल्ट और निकल इनके जो गुण हैं वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है,
इनसे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, इनसे कहीं पर भी मेल ये नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है क्या थी, एक कमी थी कि ऐसे एक तो जो है दो दो तत्वों को साथ रख दिया गया, ठीक है, और दो दो तत्वों को साथ रखने के बावजूद भी उनके जो गुण धर्म हैं वो जो समूह है उनसे मेल नहीं खाते थे, उनमें कोई समानता नहीं थी। तो ये इसकी कुल सीमाएं थी। अब यहाँ पर अभ्यास करें, जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तो देखिए, तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों थी, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी या उनको वर्गीकृत किया गया। तो ये फर्स्ट का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉबेराइनर के त्रिक दर्शाते हैं। तो ये जो है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये आप नाम लिख सकते हैं जो डॉबेराइनर का त्रिक जो है वो दर्शाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया है। तो बच्चों, क्षितिज पंक्तियों में विभक्त नहीं किया, क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल में विभक्त नहीं किया, वर्टिकल में विभक्त किया है, यानी जो आप कह सकते हो लंबाकार रूप है उसमें उसको विभक्ति किया गया है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से वर्टिकल रोज में उन्होंने विभक्त किया है, हॉरिजॉन्टल में यानी क्षितिज में विभक्ति नहीं किया। तो ये कैसा होगा, ये असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं आप यहां से लिखेंगे। पहली क्या होगी, यह नियम केवल कैल्शियम धातु पर लागू होता है। दूसरी, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। तीसरा, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको भी एक साथ रख दिया गया। तो ये 3 है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डॉबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो आपको जो है देखना होगा, अपने उत्तर को सत्यापित भी करना है। तो देखना है आपको कि क्या उनका जो माध्य आता है वो तीसरे के बराबर, जो मध्य में उपस्थित है तत्व उसके बराबर या उसके लगभग आसपास है या नहीं है। तो आप देखिए, सोडियम और ये क्लोरीन और ये सिलिकॉन, ठीक है। तो सोडियम का कितना है 23, क्लोरीन का कितना है 35। तो इसका सिलिकॉन का निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 23 प्लस 35 और उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ से आ गया आपका 58 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आपका कितना आ गया यहाँ पे 29। और सिलिकॉन का जो यहाँ पे आपको जो है जो एटॉमिक मास है वो कितना है, परमाणु भार कितना है 28, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक मास परमाणु भार दिया गया है वो रफली जो है इसके जो माध्य है उसके आसपास है, लेकिन हम यहाँ पर इनको डॉबेराइनर का जो त्रिक है उसमें वर्गीकृत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके गुण धर्म है, देखिए सोडियम और सिलिकॉन, क्लोरीन, इनके गुण धर्मों में कोई समानता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको ऐसे जो है व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो आप इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे कि बेशक जो है इसका जो परमाणु भार है वो एक तरह से इसके आसपास है, ठीक है, जो हमारा आंसर आया है, लेकिन हम उसको डॉबेराइनर के त्रिक के रूप में व्यवस्थित नहीं कर सकते। सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो बेरिलियम का देखेंगे हम और यहाँ पर मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम, ठीक है। तो बेरिलियम का कितना है 9 और यहाँ पर कैल्शियम का है 40। तो देखिए दोनों को हम प्लस करेंगे, 9 प्लस 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर जो आपका आया यहाँ पर वो है 24.5। और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, वो कितना है 24। तो ये रफली जो है इसके बराबर है। तो और यहाँ पर जो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी जो गुण हैं वो भी आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको हम डॉबेराइनर के त्रिक के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ से इसी तरह से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और आप बताएंगे कि इसको हम डॉबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो पहला ग्रुप है
इसको हम नहीं करेंगे और इसको हम जो है डॉबेराइनर के ट्रिक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।